तो लिमिट्स स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या मतलब होता है लिमिट का? सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू एल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि व्हेन वी अप्रोच द पॉइंट x equal to a from values which are just greater than or smaller than x equal to a ना, और smaller than x equal to a, ठीक है ना। एफ एक्स would move closer to L। ये मतलब हुआ इसका, मतलब कि x इक्वल टू a पे जो वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें a पे नहीं, a के थोड़ा सा लेफ्ट में या a के थोड़ा सा राइट में हम वैल्यूज निकालते हैं, और वो ऑलमोस्ट एल ही होता है, क्लोजर टू एल। ये मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन एल एंड एफ एक्स, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो एफ एक्स है, कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है ना। ये तो मतलब बिल्कुल एल और एफ एक्स की मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है और एल जो है, वो दोनों बहुत ही बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, हम ऐसा प्रयास करते हैं इस पे। ठीक है ना। तो ये और है, अब उसका मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली अगर लिखूं तो देखो ये लिख सकता हूं मैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। हाँ, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ एक्स में और एल का जो डिफरेंस है, एफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है, ये जो है ना, ये एक बहुत छोटी वैल्यू से भी छोटा होगा फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स। हाँ, वेन एवर, और जो ये x है ना, जो हम x माइनस ए की जो वैल्यू है, मॉड ले लूंगा इसका, ये जीरो से डेल्टा, बहुत छोटा डिफरेंस होगा ये। ठीक है ना। और यहां पर जो ये ई लिया है मैंने और जो डेल्टा लिए हैं, दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉल नंबर्स। ठीक है ना। या इसको देखो, अगर मैं सिंपल इसमें इस तरह से देखूं, अगर सिंपल देखूं मैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, कि मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्स के जगह पर मैं या तो ए प्लस एच पुट करने जा रहा हूं। देखो एक्स माइनस ए क्या हो गया आपका, एक्स माइनस ए इक्वल टू एच हो गया ना। तो वही चीज लिख रहा है, देखो ये एक्स माइनस ऊपर लिख रहा है एक्स माइनस ए, कि जीरो से डेल्टा के बीच में बहुत छोटा सा, एक बहुत छोटा स्मॉल नंबर है, बिल्कुल बहुत छोटा। ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू जब ए प्लस एच पुट करते हैं, तो ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको एक वैल्यू निकलती है ना। फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं ऐसे, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, एफ में हम ए प्लस एच पुट करके देखते हैं, तो एक जो वैल्यू निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं ना, यस सर। Yes, sir. या राइट टेंडेंसी भी बोलते हैं ना इसको, राइट वर्ड, राइट टेंडेंसी। तो हम लोग, हमारे लिए बेटर वर्ड है राइट हैंड लिमिट, ज्यादातर यही बोला जाता है, हर जगह क्वेश्चन में भी इसी तरह से पूछा जाता है। इसी तरह से अगर मैं इस पे पुट कर दूं x इक्वल टू ए माइनस एच,
ऊपर मॉड इसलिए लगा हुआ है ना ताकि ये माइनस भी हो सकता है ना। तो उस केस में जब हम लिमिट को इवेलुएट करके वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच पुट कर रहे हैं, तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कहलाता है आपका लेफ्ट टेंडेंसी। ठीक है ना। और आपको पता है कि फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, दोनों बराबर होने चाहिए। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, आपका जो LHL होगा और जो आपका RHL होगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए एंड फाइनाइट होने चाहिए हैं। यस सर। इक्वल और फाइनाइट होने चाहिए। तो ये लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी की बात हो गई आपके पास। ठीक है ना। अब इसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट टेंडेंसी राइट हैंड टेंडेंसी क्या है ये, इस पर मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको दे रहा है एक फंक्शन इस तरह से है कि ये x-4 का मॉड है, नीचे x-4 है, और ये यूज करना है जब x नॉट इक्वल टू 4 हो, और 0 यूज करना है जब x इक्वल टू 4 हो। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 एफ एक्स, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। अब देखो, जब भी कभी ये मॉड हो फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो फंक्शन में, है ना, इस तरह के कोई जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, अगर वो हो तो लिमिट को इवेलुएट करने के लिए आपको एलएचएल और आरएचएल निकालना चाहिए। तो अगर मैं एलएचएल निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? x के जगह मुझे 4 माइनस एच पुट करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर यहाँ पर ये x आपका h में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट आपकी। और अच्छा, किस में पुट किया जाएगा? अब x तो 4 नहीं है, ऊपर पुट किया जाएगा, तो 4 माइनस एच माइनस 4 का मॉड अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर तो आ गया आपका h आ गया है, नीचे आ गया आपका माइनस एच, तो आपको -1 मिल जाएगा। और अगर आप RHL की बात करो तो इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा x की जगह पर 4 प्लस एच, 4 का राइट नेबरहुड, है ना, इसको राइट नेबरहुड बोलेंगे इसको। तो ये हो गया आपका 4 प्लस एच माइनस 4 का मॉड अपॉन 4 प्लस एच माइनस 4। तो ये आपका आ गया लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, h अपॉन h दोनों कट के 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आया देखो, LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने LHL और RHL निकाले हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है? यस सर। ये देखो, एक क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e1 अपॉन x प्लस 1। ये है उससे क्वेश्चन। सही है? आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है ना आपको? यस सर। अगर मैं x के जगह 0 माइनस एच पुट करूं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, तो ये क्या बन गया? लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, ये e बन जाएगा 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 1 e1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1, जो इवेल्युएट होके ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई एच प्लस 1। नहीं? यस है ना। अब यहां पर देखो, इन्फिनिटी को कैसे हैंडल किया जाता है? वो कॉमन ले लेंगे जो हम पास है। हाँ, कॉमन अब देखो, ये कह रहा है h टेंडिंग्स टू 0
वो नीचे प्लस होगा तो ना। 1 अपॉन h टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यस सर। और e की पावर 1 अपॉन h ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा है, और 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ना। तो ये वाली Yes, चीज sir. टेंडिंग टू 0 कर जाएगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज टेंडिंग टू 0 कर जाएगी। तो ये आ गया -1 अपॉन 1, यानी कि -1 आया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको -1 मिला है। अब राइट RHL अगर देखोगे आप, x इक्वल टू 0 प्लस h पुट करोगे और RHL निकालोगे, तो यहां पर ये बनेगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 e 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 e 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1, नहीं प्लस 1 होगा यहाँ पे। है ना। तो यहां पर क्या बना, ये लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 माइनस, तो ऊपर है इंफिनिटी है ना, तो इंफिनिटी, ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे। इंफिनिटी कॉमन लेना पड़ता है, जब भी इंफिनिटी वाला केस होता है तो उसको कॉमन लेना पड़ता है 1 अपॉन h, और e 1 अपॉन h, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन e 1 बाई h, ये दोनों कट भी गए। और यहां से जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो ये देखो e ये 0 हो जाएगा, ये वाला चीज जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये दोनों चीजें, तो ये 1 बाई 1, तो ये 1 आया देखिए आपका, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। यस। एक क्वेश्चन देखो, ये जेई में पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन जेई में पूछा हुआ है, लेकिन काफी पुराना क्वेश्चन है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस कॉस ऑफ, यहां पर 2 लिखा है और ये x माइनस 1 है, और नीचे x माइनस 1, इसको इवेल्युएट करने को बोल रहा है। तो ये x माइनस 1 रूट बाहर है ना? नहीं, ऊपर वाला रूट में है, नीचे वाला रूट में नहीं है। देखो क्योंकि ये है, तो नीचे तो कुछ नहीं करना आपने, ऊपर में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग जाएगी, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज करती, यस। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कर दिया। दूसरी चीज अंडर रूट और ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स होता है ना, मॉड एक्स, हाँ, तो ये, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, रूट 2 तो बाहर निकाला जा सकता है, और ये मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1। देखो अब मॉड आ गया ना, क्वेश्चन में मॉड आ गया, मतलब कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई। तो मॉड अब आपको LHL RHL करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, नेचर बदलता है। LHL के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x के जगह पर 1 माइनस h पुट करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2 तो है ही है बाहर, इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, इसका मॉड है बाहर, और नीचे है 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कटा, ऊपर में मॉड है तो साइन h है ना, तो रूट 2 लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, तो ये साइन h हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा माइनस h, तो आंसर क्या आएगा, माइनस रूट 2 आ जाएगा ना। यस। और सिमिलरली जब हम RHL देखेंगे तो x के जगह जब 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये रूट 2 आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 का मॉड और अपॉन 1 प्लस h, ये 1 प्लस h, हाँ अच्छा x लग रहा है, तो 1 प्लस h माइनस 1, तो ये दोनों कट गए, तो ये और यहाँ पर ये हुआ, तो ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 2 लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, तो ये साइन ऑफ h अपॉन h, तो ये 1 हो गया, देखो नहीं रूट 2 भी है बाहर में, तो रूट 2 हो गया। तो देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब ये देखो,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट टू। सही है। Yes, sir. Yes. देखो एक क्वेश्चन इस तरह से है, ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है? 1 होता है ना। Yes, लेकिन sir. अगर मैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो बनी है क्या होगा? ये वन ही होगा। नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होगा। ध्यान से देख रहा है ये चीज है, यही इंपॉर्टेंट है। देखो आप ये बताओ, 0 के नेबरहुड में साइन एक्स बड़ा होता है कि एक्स बड़ा होता है? 0 के नेबरहुड में एक्स बड़ा होता है, ठीक है। X में से बड़ा होता है। ये प्रूव भी कर सकते हैं इसको। तो यहां से आप ये बताओ कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स होगा वो 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes. Yes, sir. और अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूं 0. तो ये 0 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर 0 है। देखिए सही है ना, ये प्रूव कर सकते हो आप। Yes, sir. वो स्लोप Yes. निकाल लेंगे। हाँ, जैसे x माइनस साइन एक्स करके एक फंक्शन ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स ये लगभग आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि केवल कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही ये 0 आएगा, बाकी जगह पर तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना कुछ। Yes, sir. हाँ, तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा 0 के नेबरहुड में, मान लो ये 0 है और ये x है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऊपर को होगा। अब मुझे बताइए Sir, f0 आज बनवा चुके हैं आपसे भी। बताया है ना, f0 बताया कि बड़ा है कि fx बड़ा है? नहीं, ये इंक्रीजिंग है ना, तो fx बड़ा होगा ना। X बड़ा होगा। Yes, sir. x मैंने राइट में लिया हुआ है, fx बड़ा होगा, 0 से बड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो और ये अब 0 0 है और ये x माइनस साइन एक्स है। साइन एक्स को लेफ्ट में ले जाओ तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स। 0 के नेबरहुड में ये हो गया। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने से ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आ गई ना उसमें, ठीक है। अच्छा ये बोलो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दूं मैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ही लेते हैं, साइन ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये देखो इसका क्या होगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, Sir, infinity. अगर मैं x को 0 प्लस एच पुट कर दूं यानी कि RHL के लिए, तो ये आपका क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 ऊपर साइन ऑफ 0 Sin. प्लस एच और नीचे 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली 0। ऊपर है टेंडिंग टू 0, नीचे है एग्जैक्टली 0, Sir, infinite आ जाएगा। तो ये आपका इनफिनिट आ जाएगा, है ना। अंतर है, देखो ऊपर वाला जो है वो 0 थोड़ी है, वो 0 प्लस 0 के क्लोज वैल्यू है। हाँ वो ऑब्वियसली वो 0 सर को वो टेंड ग्राफ करेगा। से भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ तो बेसिकली वो टेंड करता है। fx माइनस fx और l का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होता है, बोला था ना उसने ऊपर में, द डिफरेंस बिटवीन fx। Exact 0 और 0 में अंतर होता है। हाँ एग्जैक्ट 0 और टेंडिंग टू 0 में अंतर, यही अंतर है। और वो अंतर ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है इसकी। किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट? इसकी, हाँ इसकी, ये मैंने हाँ। RHL निकाला। अगर आप LHL निकालोगे आप x इक्वल टू 0 माइनस एच, ठीक है ना, यानी कि LHL तो वो अलग होगा। लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, ये साइन ऑफ 0 माइनस एच और नीचे पता है क्या? -1। -1 नीचे होगा। -1 हो जाएगा। देखो अब ऊपर में 0 है, नीचे में -1 है, देखो तो 0 ही हो जाएगा। 0 आ जाएगा। तो ये आपको, ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ,
लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस? RHS 1 से बड़ी RHS। इसकी वैल्यू क्या होगी? वैसे तो नॉट डिफाइंड, मतलब कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, पर लिखने को हम लोग बन नो नहीं नो नो सकते। नो नो नो, नहीं, फंक्शन डिफाइंड है, ये तो लिमिट का क्या मतलब है? डज Yes. नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे सीधे आप। वो डोमेन के बाहर है ना। हाँ, डोमेन क्योंकि के ये बाहर जा x में जब अगर 1, ये जो x होता है ना, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, ये तो 1 प्लस h हो गया ना। 1 का प्लस मतलब है राइट हैंड लिमिट 1 पर प्लस वो जो h। ग्राफ में जो वो स्क्वायर था उसके बाहर से ये तो इसके डोमेन से ही बाहर निकल गया, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो उसका लिमिट का क्या मतलब हुआ ना? यस फंक्शन ठीक है ना? तो लेफ्ट क्या होगा फिर? अगर मैं बोलूं लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 1 माइनस वो 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स x, ये कितना होना चाहिए? 1 मुझे लगा 0 नहीं होगा, देखो जरा। 0 हो जाएगा सर, थोड़ा छोटा डाला ना, तो थोड़ा छोटा हो गया वो 0। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये ऊपर x बन गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यस तो जब इसमें पुट करोगे आप लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये 1 माइनस h हो गया ना। 1 से छोटा है, 1 से थोड़ी वैल्यू कम कर दी आपने, तो 1 से छोटा जो कुछ भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको 0 फेंक देगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ है? 1 के ऊपर माइनस साइन लगा, इसका मतलब क्या है? LHS जस्ट ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ। ये देखो ना, इसकी लिमिट क्या होगी कुछ? इसका लिमिट जरा बताना। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट करके बताओ, तो अगला क्वेश्चन निकालो तब तक। सर RHL आ जाएगा 1 और LHL आ जाएगा, सर LHL 2 आ जाएगा। यस तो डिफाइन नहीं होगी लिमिट। इसकी लिमिट LHL RHL दोनों डिफाइंड है, लेकिन इक्वल नहीं है। लिमिट डिफाइन नहीं इक्वल है। नहीं आएगा सर। लिमिट डिफाइंड नहीं है उसमें। तो अगर आप LHL लेते हो तो x के जगह को 2 माइनस h पुट करना पड़ेगा, तो लिमिट आपकी बन जाएगी h टेंडिंग्स टू 0, ये हो गया 2 माइनस h, और ये हो गया 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। यस सर। और जब आप RHL करोगे तो x की जगह डालना पड़ेगा 2 प्लस h, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 2 प्लस h, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे 2 होगा, वही हो जाएगा। ऊपर 2, ये 1 हो 1 हो गया। जाएगा। तो दोनों लिमिट डिफाइंड है, लेकिन LHL और RHL इक्वल नहीं है। दोनों डिफाइंड भी है, दोनों फाइनाइट भी है, और दोनों इक्वल नहीं है ना? अब मैं आपको ना 3 केसेस दिखा रहा हूं, जैसे मैं मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx एंड fa, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है ना? तो 3 सिचुएशन में आपको दिखाने जा रहा हूं। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कभी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कर रहा हो, बट fa डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है ऐसा? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। ज्यादातर तो ऐसे ही होता है लिमिट में, नहीं? Yes, sir. जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं, उसका सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, अगर मैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना? और अगर मैं इसको बोलूं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये चीज, और मैं ये बोलूं कि f ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहां पर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट है ना ये? एक में इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, एक में 2 आ जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 0 डज नॉट Yes, एग्जिस्ट। sir. f1 डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट की बात नहीं हो रही है,
वैल्यू की बात हो रही है ना, f1 तो वैल्यू हो गया। और लिमिट निकालते हैं तो आपको पता है इसकी लिमिट क्या होती है, 2 हो गई ना इसमें लिमिट। 2 हो जाएगी। बतानी पड़ेगी कैसे आता है ये। नहीं सर, ये तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड भी मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए ये x माइनस एक्स माइनस 1 कट गया, x प्लस 1 और ये आपका बन गया 2। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन पे ग्राफ कैसा बनेगा मालूम है आपको? ऐसे सिचुएशन में ग्राफ कैसा दिखेगा? इसमें होल आ जाएगा। बीच में होल आ कोई जाएगा, yes। पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ, इसमें आपको एक होल मिलेगा। जैसे ये वाला ग्राफ देखें, अगर इसी fx का ग्राफ देखें तो जो fx जो है ना, fx इज इक्विवेलेंट टू ये क्या बनेगा, x प्लस 1 ना, x प्लस 1, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा, लेकिन 1 पे आपको एक होल मिल जाएगा ऊपर, ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, नहीं? यस। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट करे। यस सर। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट वैल्यू एग्जिस्ट। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ना? बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं। लिटरल एक्चुअली इक्वल नहीं होंगे पर एग्जिस्ट। हाँ, तो जैसे एग्जांपल अगर हम पकड़ें इसका, सिंपल सा एग्जांपल ही कोई बनाओ। ऐसे ही बना लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, और x ग्रेटर देन 1 के लिए ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ले लेते हैं अगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 पे लिमिट, हाँ, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx करोगे आप तो आपको क्या होगा, और अगर आप f ऑफ 1 करोगे तो क्या होगा? f ऑफ 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा भाई? नीचे वाला। तो 1 प्लस 3 4 आएगा ना f ऑफ 1। तो वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है 4, लेकिन लिमिट की जब बात करेंगे तो यहाँ LHL और क्योंकि डबल डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन दोनों में है अलग अलग फंक्शन। LHL, तो दोनों अलग अलग फंक्शन यूज होगा। तो LHL के लिए पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एच, RHL के लिए पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एच। दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने को बोला है। लेस देन 1 के लिए ऊपर वाला है, तो क्या बनेगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, सीधे 2 लिख देते हैं। 2। और यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर हो गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 4 हो गया। देखो, तो यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में जनरली क्या होता होगा? ग्राफ में क्या होता होगा? ग्राफ में शार्प टर्न लेता है क्या? नहीं, टर्न नहीं, का डिफाइन फंक्शन होती है तरह से, तो बीच में नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्राफ में मान लो कभी कभी क्या होगा कि आपको सिर्फ ग्राफ दे देगा वो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना? क्या सिर्फ एक पॉइंट ही होगा? नहीं, उस पर एक जंप होगा भाई, तो बीच में सर ब्रेक उसके आएगा। अराउंड सर दोनों वैल्यूज हाँ, आगे जैसे पीछे यहाँ different। इसी को ही देखते हैं। हाँ, जैसे इस वाले में मेरे पास लेस देन 1 के लिए ये पैराबोला है, राइट देन 1 के राइट में ये दो पैराबोला बन रहे हैं यहाँ पर, हैं 1 पे ये 1 है, तो 1 से बड़े के लिए 1 पे तो 4 वैल्यू आ रही है ना। उसके बाद ये पैराबोला यहाँ से यूं उठ जाएगा, ऐसे यहाँ तक, नीचे नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा है पैराबोला का, ये वाला पोर्शन जो मैंने ब्लैक, ये वाला पोर्शन आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर 1 पे आपका 1 के क्लोज वैल्यू, और ये ऐसे आ जाएगा, इसके आगे नहीं आएगा, ये ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका, नहीं? तो यानी कि अगर आप x के लेफ्ट में देखो, आप यहां पर अगर कोई वैल्यू देखो तो आपको एक वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है आपको x के लेफ्ट में, और x के 1 के राइट में जो आपको वैल्यू मिल रही है वो आपको ये वैल्यू मिल रही है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है, ऊपर नीचे है। यस इस एक जंप मिलता है आपको इसमें एक। सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में से LHL RHL में से कोई एक इनफाइनाइट हो। नहीं, सिचुएशन तो ये मैंने दिया है ना
अच्छा अच्छा जो सिचुएशन में जो दी है उसमें दिया हुआ कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ओके एग्जिस्ट करने का मतलब है फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, सिचुएशन जी तीसरी सिचुएशन कौन सी हो सकती है कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट कर रहा हूं, एंड एफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा हूं। एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दे आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, खाली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो वैल्यू के इक्वल भी है। ये वाली सिचुएशन बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस पर अगला पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ये किस चीज की कंडीशन है मालूम है आपको? ये कंटिन्यूअस। इस सिचुएशन पे आपको ना कोई जंप मिलेगा ग्राफ में, ना आपको ग्राफ में कोई घोल मिलेगा, एक बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन आपको मिलेगा। सही है? ठीक है ना ये? हाँ। अच्छा, तब क्या होगा जब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू इक्वल ना हो? एक सिचुएशन और लिख ले, इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सर, नहीं, किस फंक्शन condition पर कंटिन्यूअस limit होगा exist लेकिन कर वो होल हो And जाएगा और एक एफ ए जगह भी एग्जिस्ट कर रहा है बट दे आर नॉट इक्वल। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में आपका फंक्शन में कंटिन्यूटी नहीं होगी। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी भी होगी तो क्या जंप आएगा, होल आएगा, क्या आएगा? होल आएगा सर, सर ए होल पे आएगा। हाँ, तो यहां पर आपके ग्राफ में एक होल आ जाएगा। पता है कैसा होल भी पता है कैसा होगा? मैं खाली एक मैं एग्जिस्ट बिना कर रहा है एफए, लेकिन तभी बोला देगा कैसे? मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लो ये ऐसे करके एक ग्राफ बना, मैं एग्जांपल नहीं लेके एक ग्राफ बना रहा हूं। ये मान लो आपका ग्राफ बना है, ये मान लो आप ए पे चेक कर रहे हो, होगा पता है क्या? ए पे एक होल बनेगा, ठीक है, ऐसे होल बनेगा और जो यहां की जो वैल्यू है ना वो कहीं ऊपर या नीचे चली जाएगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी एक वैल्यू। पिछले वाले में तो वो मतलब बिल्कुल होल था, बिल्कुल वहां डिफाइंड ही नहीं थी वैल्यू। इस वाले में क्या था, वो जो वैल्यू थी, देखो ये जो ए के जो लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है आपकी और ए के जो राइट में जो वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नेबरहुड में जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। लेकिन जो ए पे जो वैल्यू आ रही है वो कुछ और आ रही है, या Yes, तो sir. ऊपर आएगी या नीचे आएगी, लेकिन डिफाइंड होगी वो। और अगर ये इक्वल होता तो ये वाला होल यहाँ आ जाता, तो ये जो होल बना था उसको भर देता ना वो, क्यों? कंटिन्यूअस हो जाता हाँ, था। तो ये वाला होल है ना, तो ये वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। यस सर। यहां पर एक चीज और डिस्कस करते हुए चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स। या इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोल सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो देखो अगर हम ऐसे कुछ बोलें कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, एक फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको एल मिल रही है मान लो, और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, उसकी वैल्यू 1 मिल रही है। तो पहली चीज, अगर ये सब आपको ऑलरेडी पता है फिर भी एक रिवीजन सॉल्व, और एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स का करना हो तो आप डायरेक्ट इसको एल प्लस एम लिख सकते हैं क्या? सर, दूसरा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या इसको डायरेक्ट एल इंटू एम लिख सकते हैं? यस। तीसरा, यहां थोड़ा सा एक्स टेंड्स टू ए
एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या हम इसको एल बाई एम लिख सकते हैं? बस एम जीरो नहीं होना चाहिए एम सर। जीरो नहीं होना चाहिए। चौथा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेस पे लिमिट निकाल देते हैं और पावर पे लिमिट अलग निकाल देते हैं, और जो आंसर आएगा वो एल की पावर में लिख सकते हैं? ऐसा यस सर। लिख सकते हैं। और क्या ऐसा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए के टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो तो क्या हम के को बाहर लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. रूल ऑफ कांस्टेंट, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ प्रोडक्ट, रूल ऑफ डिवीजन है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट नहीं है ना? ये सब पता ही है आप लोगों को। अच्छा, Yes. एक प्रॉपर्टी देखो, ये वाली प्रॉपर्टी देखो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक फंक्शन जो है लेस देन जी एक्स है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब हमेशा नीचे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स का ग्राफ है वो जी एक्स के ग्राफ के हमेशा नीचे रहेगा। नीचे रहेगा। यस सर। ऐसे मान लो ये आपका सपोज करो जी एक्स है, तो जो एफ एक्स का ग्राफ होगा ना वो इसके नीचे रहेगा। हो सकता है कभी टच कर जाए, थोड़ा सा ओवरलैप कर जाए, फिर नीचे आ जाएगा, फिर टच करके वापस, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका एफ एक्स है, नहीं ऐसा भी हो सकता है ना? Yes, sir. लेकिन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इक्वल टू भी है तो उसे टच भी कर सकता है, ओवरलैप भी कर सकता है कुछ देर के लिए। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स निकालूं और उसी पॉइंट पे लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स निकालूं, तो इनमें ये इनइक्वलिटी रहेगी क्या? मैं एल Yes, लेस, sir. ये रहेगा ना, यस हमेशा रहेगा ना ये? सर जो सबसे पहला वाला केस था उसमें प्लस माइनस एम नहीं होना चाहिए। कौन सी? हाँ, वो प्लस माइनस दोनों, प्लस और माइनस दोनों के लिए, ठीक है ना? तो ये भी एक ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी देखो आप, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए ई की पावर एफ एक्स, क्या मैं इसको ई की पावर एल लिख सकता हूं क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के यस सर। लिख सकता हूं ना? कोई बिना किसी दिक्कत के लिख सकता हूं। अब लेकिन सवाल ये है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए लॉग ऑफ किसी बेस पे एफ एक्स। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं लॉग ऑफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स? ये लिमिट वो जीरो से बड़े होनी चाहिए। जीरो से बड़ी। जो लिमिट के साथ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो बड़ा होना चाहिए। यानी कि एल को आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया ना इस पे? यस सर। यस अच्छा, मैं अब एक समराइज करने जा रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज को समराइज करने जा रहा हूँ 10th प्रॉपर्टी में, ठीक है? 10th कितना होगा? 9th होगा ना ये वाला? 10th प्रॉपर्टी में इसको समराइज करने जा रहा हूँ। ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनको समराइज करने जा रहा हूँ, 2 एक्चुअली, ये 8th और 9th वाली जो प्रॉपर्टी लिखी। ये मैं ये बोलता हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि f बाहर रखा, लिमिट लगा दी अंदर x टेंड्स टू a gx में, और मेरे को मिल गई f ऑफ m? क्या ऐसा कर सकता हूं? तो जो एम है उसका डोमेन होना चाहिए फिर इसके अलावा कुछ? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इससे। ठीक है ना? एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, अगर मैं कंपोजिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट लगा दूं
अगर ये प्रॉपर्टी में ये कंटिन्यूअस वाला क्लॉज नहीं होता तो इसमें क्या कमी थी बताओ? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स निकाल के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेता, क्यों? और ये आपका 1 आना चाहिए था इस हिसाब से, ठीक है ना? फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता है। हाँ, तो ये वाला मैं नहीं कर पाया, ये वाला नहीं कर पाया, ये गलत है, राइट? क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं कंपोजिट के अंदर घुसना चाहता हूं लिमिट को, तो बाहर वाला फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है, ठीक है ना? क्यों डन नहीं है ये? इसलिए डन नहीं है क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व किया गया है, राइट? याद रहेगा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज थी, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए है। मैं 2 रिजल्ट और आपको बताऊंगा, फिर लगभग ये आपकी थ्योरी कवर अप हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी ये है 2 important results to remember। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मान लो आपको ये दिया हुआ हो कि fx plus gx लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट, ठीक है? मान लो कोई सम जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है यहां पर। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर fx एग्जिस्ट कर रहा हो देन gx must also exist। क्या मतलब है इसका? या if limit of x tends to a does not exist, then limit of x tending to a gx must not exist। ये भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सम एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी सम की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सम के लिए और डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए ट्रू है, सम और डिफरेंस दोनों के लिए ट्रू है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कन्वर्स ऑफ जो ऊपर में मैंने प्लस माइनस लिखा था, ठीक है ना? अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला पॉसिबल है, या दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? एक एग्जिस्ट कर रहा हो, एक एग्जिस्ट ना कर रहा हो, राइट? ये पहला वाला पॉइंट नहीं समझ में आ गया किसी को। ओके, मैं अभी बताता हूं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। fx exist and gx does not exist। This case is not possible। हाँ, अब बताइए, इसका मतलब बच्चे ये हुआ, ये इफ है, देखो ये चीज आपको गिवन है, आपको गिवन है कि दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस का जो लिमिट है x टेंड्स टू a पे, वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब है फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, राइट? LHL RHL दोनों इक्वल है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके जो इंडिविजुअली जो है ना, या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे या दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बी वाला मतलब कि समझ नहीं है, ऐसे क्यों है? हाँ सर, ये दूसरा वाला नहीं तो ये समझ बी पाया। वाला दोनों हाँ, एक समझ नहीं आया। दोनों का एक ही मतलब नहीं है क्या बच्चे, बताओ? दोनों का एक ही मतलब, अजीब लग रहा है कि दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं पर वो एग्जिस्ट। सर ये डिपेंडेंसी आ क्यों रही है? अच्छा आप ये कह रहे हो कि दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे फिर भी सम एग्जिस्ट कर रहा है। यस अच्छा, सर। जो मैं एग्जांपल देता हूं ना, अभी रुकिए। सर एग्जांपल तो है, मतलब कि जीआई हाँ, मैं अभी एग्जांपल, मैं पहले दो प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, फिर मैं तीनों 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? रुकिए।
दूसरा जो मतलब है, इसका कोई रीजन है या फिर ऑब्जर्व करा गया है खाली? नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन है ये, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। और ऐसा ही प्रोडक्ट के लिए देखो, इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट, मतलब ये तब तीनों केस पॉसिबल है, एक एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो, वो भी पॉसिबल है, बोथ एग्जिस्ट, ये वाला केस भी पॉसिबल है, ये वाला केस भी पॉसिबल है कि बोथ एग्जिस्ट ना कर रहे हो, और यहां तक कि ये वाला केस भी पॉसिबल है कि एक एग्जिस्ट कर रहा हूं और एक एग्जिस्ट ना कर रहा हूं। अब मैं एग्जांपल देके आपको दिखा रहा हूं, है? यानी प्रोडक्ट के केस में कुछ श्योर नहीं है, सही है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के केस में तो कुछ नहीं, तो प्रोडक्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्या है, ये सम वाला है, ठीक है। इस पे यानी कि या तो दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए या दोनों एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं अब आपको, है? बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। मैंने सपोज एफ एक्स ले लेता हूं मैं एक्स, और जी एक्स ले लेता हूं मैं साइन एक्स। अब मुझे ये बताइए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पे एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? जीरो। यस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पे ये जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? जीरो। यानी कि एफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पे और जी एक्स पे भी एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पे। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखना जरा, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर देखें तो ये एक्स साइन एक्स बन गया। अब इसकी लिमिट देखो जरा, जीरो पे क्या होगी? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पहला वाला केस, प्रोडक्ट वाला पहला वाला केस तो ठीक है, हो गया। दूसरा वाला केस देखते हैं, इसमें दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हो, ठीक है। कैसा लें, दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हो। अच्छा बना लेते हैं, हाँ। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एक्स नेगेटिव हो, 2 जब एक्स पॉजिटिव, और जी एक्स ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, 2 जब एक्स नेगेटिव हो, 1 जब एक्स पॉजिटिव हो, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए मतलब जीरो है, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं सर। नो सर, जंप आ रहा है ना। डज नॉट एग्जिस्ट, जंप आ रहा है बिल्कुल। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL 1 दे रहा है और RHL 2 दे रहा है ना। और इसको Yes, sir. देखो, अगर आप लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, gx को अगर आप देखते हो तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, देखो। यस यस सर। तो क्यों है? क्योंकि यहां पर भी LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो यानी कि दोनों के दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जरा मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, जरा मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा? एक्स लेस देन जीरो के लिए भी 2, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी 2। यही बना कि नहीं बना? ये यस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लेस देन जीरो 2 1 जा 2, ग्रेटर देन जीरो 2 1 जा, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी 2, एक्स लेस देन जीरो के लिए भी 2, तो यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स 2 आ गया। अब इसकी जब मैं लिमिट निकालूंगा जीरो पे, क्या आएगी? 2 आएगी। LH 2 के राइट में भी 2, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
यस सर। यानी कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि लिमिट दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हो लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। और ऐसा इसलिए हो जाता होगा क्योंकि सर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन करने के बाद फंक्शन बदल जाता है या फिर ग्राफ चेंज हो जाता हाँ है, बिल्कुल, कंटिन्यूअस बन जाए, फंक्शन बदल जाता डिसकंटिन्यूअस। हो, जहां पर वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रहा हो दूसरी जगह एग्जिस्ट ना कर रहा हो, मतलब उन दोनों की वैल्यू जो है इस तरह से मैनेज हो रही हो कि फंक्शन यहाँ कांस्टेंट बन गया, देखो यस सर। है ना। इस तरह से मतलब कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि हम रूल नहीं डिसाइड बना सकते हैं कि यार ऐसा ही होगा, आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फंक्शन। हाँ, तो अब एक एक ऐसा लेते हैं जिसमें एक डिफाइंड हो एक डिफाइंड ना हो ना, है ऐसा कोई sin एग्जांपल x बन। by x का ले लेंगे, मतलब एक 1 by x और एक sin x ले लेंगे। हाँ ये ले लेते हैं, चलो एफ एक्स जो आपने बोला एफ एक्स ले लेते हैं और जी एक्स 1/x ले लेते हैं, ठीक है। और जीरो भी चेक कर लेते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ एक्स और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ एक्स की जगह अगर साइन एक्स होगा तो ये जीरो आएगा, यानी एग्जिस्ट कर रहा है ना, यस जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको अगर हम देखते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो जी एक्स, यानी कि ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना, इंफिनिटी आ रहा है, यस नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट हो गया जीरो पे। वही देखिए, अब जरा इनका प्रोडक्ट करें जरा, एफ एक्स इंटू जी एक्स करोगे अगर आप तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन जा रहा है, देखो नहीं। यस यस सर। और इसकी अगर लिमिट निकालें हम लोग, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 19। जीरो पे एफ एक्स इंटू साइन एक्स करते हैं तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स क्या था, एक्स था ना, हाँ ये देखो ये हो गया है ऐसा, तो ये तो वन हो जाता है, आपको पता ही है, वन तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो। ठीक है ना, ये तीन केस हो। सम वाले का तो अच्छा, ऊपर वाले सम वाले का तो रहेगा, सम वाले का देखते हैं, देखो सर इस ऊपर वाली चीज को हम लोग एल हॉपिटल रूल से नहीं दे सकते थे? किसको किसको बच्चे किसको, ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाले को यस सर, यस सर। लगाओ, वो तो लिमिट इवेलुएट करने के तरीके तो आपको पता ही है ना। हाँ, अब जो है ना, जो ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना एलएचएल आरएचएल वाले क्वेश्चन होंगे, जहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, मॉड्यूलस फंक्शन लग गया, जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लग गया है, ये जो जो भी जो आपके जो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, जो जिनका नेचर बदलता है, उन सारे फंक्शंस में एलएचएल आरएचएल ही करना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये वाला जो एग्जाम्पल था सेकंड वाला, कि इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस का ही लेते हैं, प्लस और माइनस के लिए सेम रहता है, एग्जिस्ट, तब क्या होगा। पहला केस लिया था मैंने कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये ऐसा वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल बताओ, एफ एक्स को ले लिया जाए क्या, साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, चलो वन जीरो पे, जीरो के अबाउट दोनों एग्जिस्ट करता है, और जी एक्स कॉस इनवर्स एक्स ले लेते हैं, ठीक, एग्जांपल देख सकते हैं आप। अच्छा देखो, बोथ एग्जिस्ट ना, और दोनों का जो सम आएगा, लिमिट ऑफ एक्स पहले सम ही ले लेते हैं, लिमिट तो फिर देख लेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू
पाई बाई पाई टू, बाई टू। ये हो गया। डोमेन आपका -1 से 1 ही है, पाई बाई टू। इसका मतलब है कि लिमिट, सम की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। यस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू किसी भी पॉइंट पे ले लो, x टेंडिंग टू अगर मैं 1/2 बोलूं तो काम करेगा क्या? करेगा ना। यस पाई बाई टू आएगा ना, यस सर। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। और अगर मैं ये बोलूं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1/2 पे fx, कितना आएगा ये 1/2 पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1/2 साइन इनवर्स x यानी कि 1/, पाई बाई 6 ना, पाई बाई 6। यस ये सर। भी एग्जिस्ट कर रहा है फिर। और अगर gx का देखूं, लिमिट पाई ऑफ बाई x जी है, ये cos इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स 1/2 पाई बाई 3, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये एग्जांपल ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो, ऐसा कोई एग्जांपल दोनों एग्जिस्ट? GIF of x और fractional part of x। बिल्कुल सही एग्जांपल है आपका ये, बेस्ट बढ़िया एग्जांपल। यहाँ पर मैं fx को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले लूं तो किसी भी इंटीजर पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसी भी इंटीजर पे ना। और gx को ले लेता हूं मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है कि नहीं? नहीं। और अगर मैं इन दोनों का सम ले लूं तो fx प्लस gx का सम ले लूं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिलकर x बन जाएगा ना। तो मान लो अगर मैं ये बोलूं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 पे ले लूं अगर fx प्लस gx को 4 पे ले लूं तो ये लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4, तो ये 4 आ जाएगी वैल्यू, एग्जिस्ट कर रही है, मैंने ऐसी वैल्यू लिखी है कि एग्जिस्ट कर रही है सम। लेकिन अब यहां पर देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, ये x हो गया है, तो आपको पता है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया है ना, क्योंकि यहां पर जो LHL होगा वो होगा 4 माइनस h ना, तो हो जाएगा, तो LHL तो 3 हो गया और RHL हो गया आपका 4 प्लस x, 4 हो गया, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा वाला लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 और gx है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो कितना होगा ये? तो अगर यहां पर आप देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कैसे बिहेव करता है, देखो x के जगह पर आप 4 प्लस h पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, ये 4 प्लस h, भाई 4 प्लस x क्या बन जाएगा? ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट याद करो, 0 से 1 में y इक्वल टू x, 1 से 2 में y इक्वल टू x माइनस 1, 2 से 3 में x माइनस 2, 3 से 4 में x माइनस 3, 4 से 5 में x माइनस 4, ये x माइनस 4 हो जाएगा ना। यस सर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें पुट करो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 4 प्लस h माइनस 4, ये तो 0 होगा। यस सर, और अगर यहां पर आप x इक्वल टू 4 माइनस h पुट करोगे तो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये x माइनस 3 हो जाएगा ना। अरे 4 माइनस h का मतलब क्या हुआ? 3 से 4 के बीच में ना, ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन सॉरी। तो ये इसमें अगर पुट कर देते हो आप लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस h माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा। देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये इंटीग्रल पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। देखो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी उनका सम एग्जिस्ट कर रहा है, देखो नहीं। यस सर,
चलिए जब क्वेश्चन आएंगे इस पे तो जब ज्यादा और इसमें फोकस करेंगे। अच्छा, एक ये ट्राई करो फिर तब तक। हाँ, ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx प्लस gx, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, खाली ब्रैकेट है। हाँ, ये इक्वल टू 2 है और कह रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx माइनस gx, ये कह रहा है कि 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू a fx इंटू gx, ये पूछ रहा है। आसान है वैसे तो। 3/4। हाँ, है वो क्वेश्चन में ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना नहीं, सेकंड लाइन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, किसी में भी नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऊपर भी नहीं है बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा अच्छा सर। ये दोनों में से कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। तो 3/4 होगा ना। हाँ, 3/4। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, लेट लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू a fx को l ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू a gx को m ले लेते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया ना, l प्लस m इक्वल टू 2, l माइनस m इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे इसको जब, तो 2l इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3/2 और m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ना। 1/2। तो अब आपसे यही पूछ रहा है ये कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a l इंटू m पूछ रहा है, तो 3/2 इंटू 1/2, तो 3/4 ऐसे किया था। यस। और कोई तरीका हो सकता है क्या? सबसे यही सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड के सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? ठीक है यार, वो छोड़ो उसको। हाँ, सर आपने fx into gx लिखा था ना क्वेश्चन में? हाँ, l इंटू m हो गया ना। यस सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे ये है। हाँ, इवेल्युएट। अच्छा, ये चीज मैं एक बार और समराइज कर दूं। सर ये लिमिट को फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कह सकते हैं? हाँ, लिमिट तो मतलब अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, सम में लग जाती है, प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाती है, पावर यहाँ तक कि कंपोजिट के अंदर घुस जाती है। यस सर। लेकिन कंडीशन है उसमें, कंपोजिट के अंदर कंटीन्यूअस होना चाहिए। और ये तो डिफाइन होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। हाँ, कंटिन्यूअस अगर डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा ना। यस सर। एक चीज हम और इसमें देखेंगे कि ये हम लोगों ने 11th में भी लिखा था, हाउ एंड व्हेन टू इवैल्यूएट लिमिट। हाँ, या मेथड्स ऑफ लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के मेथड्स। अगर फंक्शंस में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर या इस टाइप का जो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस अगर नहीं है, तो बेसिकली जो मेथड्स होते हैं हम लोग उसको ऐसे करते हैं कि अगर मान लो आपको लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग आवाज अटक रही है। लैग कर रही थी वॉइस आपकी। थोड़ा देर रुक जाओ फिर। सही आ रही है। अब आ रही है? यस सर। यस अब आ रही है सर। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। पुट x इक्वल टू a, ये आपके ये ना, ये जो मेथड होगा ये आपको शो नहीं करना है, ये आपके दिमाग में करना है आपको।
या फिर चाहो तो रफ में कर सकते हो। x इक्वल टू पुट करना है, ठीक है ना। तो तीन तीन केसेस तो बन जाएंगे डायरेक्ट ही हैं, या तो आपका जो या एफ तो है कोई फाइनाइट वैल्यू या इनफाइनाइट या ये इनडिटरमिनेट। फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो कुछ नहीं करना है, वहीं पर ही आंसर रख देना है आपने, कुछ करना ही नहीं है। ये कैसे फंक्शंस के लिए हैं? एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका, और उसमें कोई ऐसा पीस वाइज डिफाइंड नहीं है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो एफ ए है ना वो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बन जाए, तो उस केस में आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है इनफाइनाइट या लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट होगी ना। यस सर। तीसरे केस में ये हो सकता है कि आपका एफ ए ऐसा बन जाए कि जीरो अपॉन समथिंग, तो सीधे आप कुछ करना ही नहीं, आंसर जीरो लिख देना है। आपके लिए ये वाला स्थिति आ जाती है जब एफ ए आपका इस तरह की चीज बन जाती है, जीरो बाय जीरो बन जाता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी बन जाता है। चार फॉर्म बन जाते हैं। ये हमने मेरे ख्याल से इन चारों फॉर्म पढ़े थे हमने। यस सर। यस सर। सर सात हैं। हाँ, उसके बाद अब ये फॉर्म आपने और पढ़ने हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, 0 की पावर 0 बन जाए, और 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाए। तीन सिचुएशन और होती हैं जब आपको लिमिट को इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। इस केस में फिर ये जो ऊपर के जो चार केसेस थे, इन चार केसेस के लिए तो मैंने बताया था कौन कौन से मेथड्स होते थे। पहले तो फैक्टराइजेशन करते थे हम लोग, रैशनलाइजेशन करते थे, नंबर 3 हम लोग स्पेशल इंटीग्रल नहीं, स्पेशल या क्या बोले उसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोले तो अच्छा रहेगा ना। स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट्स हमने डिराइव करके रखे हुए हैं, उनको डायरेक्ट यूज करते थे। एल हॉस्पिटल रूल आपने लगाया है, तो वो तो केवल दो ही में लग पाता वो है, केवल जीरो दो ही बाय में लग जीरो या पाता है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और पांचवा एक्सपेंशन, ये आप पढ़ोगे एक्सपेंशन, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। हाँ अभी फिलहाल नहीं, काफी तो आपको आते ही हैं। आपको EX का एक्सपेंशन आता है आपको, हाँ बहुत सारे एक्सपेंशन आते हैं, कुछ मैं आपको लिखवा दूंगा, कुछ याद करने पड़ेंगे अभी, लेकिन बना सकते हो ना आप। मैंने आपको मैक्लिनिस थ्योरम भी बताया था, टेलर सीरीज ही बताई थी आपको, मैक्लिनिस का यूज करके आप एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंशन हो गया। और उसके बाद छठा आता है आपका यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, LHL और ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो आज हम लोगों ने जो इसको ज्यादा यूज किया, ये वाला यूज किया हमने, यूजिंग द डेफिनेशन LHL इक्वल टू RHL, डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। ये तो करते हैं ना हम लोग। लिमिट में करते क्या है हम लोग भैया, x इक्वल टू x टेंडिंग टू a के अगल बगल की वैल्यू निकालते हैं, वही डेफिनेशन है लिमिट की ना। ये आपके कुछ मेथड्स हैं। और कोई मेथड छूटता है इसमें हमारा? हाँ, और भी चीजें पढ़नी है आपने। एक सैंडविच थ्योरम पढ़ोगे अभी आप, सैंडविच थ्योरम, ये आपको एक मिलेगा सैंडविच थ्योरम। और आपका है, चलिए अभी इतने ही मेथड्स हैं इसमें। सर ये पैंडविक थ्योरम किस कंडीशन के लिए है? आएंगे ना, अभी इसी पे तो आ रहे हैं, अगला टॉपिक यही है। हाँ सर इसका पैकेज भिजवा दीजिएगा। हाँ मैंने बोल दिया है, दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, देखो जो मैंने अभी आपको करा दिया है ना, मैं उस पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी नहीं, मतलब जो आपको 11th में कराया था उस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, x³ माइनस x²
log x plus log x minus 1 divided by x square minus 1। कौन सा मेथड यूज कर सकते हो आप उसमें? एल हॉस्पिटल बिल्कुल यूज कर सकते हो। और कुछ बहुत सारे मेथड्स लग रहे हैं। एल हॉस्पिटल तो स्पष्ट दिख रहा है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो क्योंकि डिफरेंशिएशन से कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ रहा है। दूसरा आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो ना। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x क्यूब log x तो 1 x क्यूब माइनस 1 को एक तरफ रख लेते हैं ऐसे, और यहां से मैं log x को कॉमन निकाल दूं, अगर log x को कॉमन निकाल दो x स्क्वायर माइनस 1 log x, ऐसे ही होगा ना, ये x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा ये। तो यहां से फिर आपने लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 किया, यहाँ पर एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा, दोनों में आ जाएगा, आंसर 1 है, दोनों में 1 आएगा नहीं, पहले बताओ फैक्टर x माइनस 1। Yes, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 इंटू लॉग x, सही है? yes, sir. और ये x माइनस 1 x प्लस 1, जिस वजह से 0 आ रहा था वजह कट गई। देखो इसको बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गई, राइट? यस सर। अब जो भी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गई, तो बस अब करना क्या है, पुट करनी है वैल्यूज बस खाली। तो नीचे तो 2 आ गया भैया। अब आंसर या तो इन्फिनिटी है, या तो 0 आएगा, या तो फिर कुछ वैल्यू आएगी। 1 1 1 3 3/2 आ रहा है, ये तो कहाँ 1 आ रहा है भैया? log 1 तो 0 हो जाएगा ना, जब आप 1 पुट करोगे तो log 1 तो 0 हो जाएगा। यस सर, तो 0 इंटू ये तो खत्म, तो 1 + 1 3 3/2 आ रहा है आंसर सीधे ही। है ना? तो एल हॉस्पिटल रूल भी है अपने जगह पर, एल हॉस्पिटल रूल भी है। हाँ, एक ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर। सर 1/2 क्यों? 1 2 3 3/2 कहां से होगा यार? सही तो है। नहीं, सॉरी सर। Let fx be a polynomial. Fx be a polynomial of degree 4 and roots 1 2 3 and 4 and leading coefficient 1. And gx is a polynomial of degree, gx भी एक polynomial है। ये भी 4 दे रहा है, और इसके जो रूट्स हैं वो दे रहा है 1 1/2 1/3 एंड 1/4, और इसका भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जाता है। तो ये कह रहा है कि बस फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 fx डिवाइडेड बाय gx। तो बहुत आसान है। तो ये तो वो सर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। नहीं, अब और लगाओ दिमाग, देखो उतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे पॉलिनोमियल बना दें और फिर वो x पॉलिनोमियल बनाने के सर लिए पॉलिनोमियल बना देंगे, और जो तो x माइनस 1 का है दोनों का टर्म ऊपर ही आएगा, तो 0/0 की वजह कर देंगे। अरे देखो, मैं अगर ऐसा करूं fx x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, क्या बन गया पॉलिनोमियल? यस सर। और नीचे x माइनस 1 x माइनस 1/2 x माइनस 1/3 x माइनस 1/4 बन गया पॉलिनोमियल। यस सर, x माइनस 1 काट देंगे, आंसर आ प्रॉब्लम किससे है? केवल 1 से तो प्रॉब्लम है, इससे वो x कट गया, बाकी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो। तो 1
-2, 1 -3, 1 -4, नीचे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। तो 1 2 3 6 6 नीचे -24। -24 लिख दूं? 3 माइनस, अच्छा नीचे तीनों प्लस होंगे, ठीक है, माइनस आएगा आंसर में, तो ठीक है, -24 आ गया आंसर। देखिए खाली लैंग्वेज थी बस, खाली इसमें क्वेश्चन था कुछ भी नहीं। देखो आप कंपटीशन में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बहुत एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जहां लग रहा है आपको लगाना भी चाहिए एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसको निकाल सकते हो, देखो, इवेल्युएट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, x की पावर p+1 माइनस p+1 की पावर x प्लस p अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। यस, सर आसान। ऊपर वाले का आंसर -12 आ रहा है किसका? सर, ऊपर वाले का। 3 6 ऊपर 6 आया, नीचे 1/2, ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1/2 इंटू 2/3, तो 1/3 इंटू 3/4, 3 कट जाएगा तो 1/4, ऊपर 6 है, 24 ही तो आ रहा है यार। हाँ जी, हुआ है किसी का? देखो तो TB + 1/2 टीपी पर कैसे किए हो? ओवर एल हॉस्पिटल रूल। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि 1 पे ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगाना, p+1 x की पावर p, यहाँ से ये p+1 हो जाएगा, और यहाँ से जब जितने बार लगाना चाहते बार लगा सकते थे ना, हैं, ऐसे एल वापस लगाना पड़ेगा। जब तक 0/0 फॉर्म बरकरार है तब तक लगा सकते हो। नहीं समझे? अगला क्या हो जाएगा? p इंटू p+1 p, ये x इंटू p-, ये 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, अब पुट कर दो p इंटू p+1/2, हो गया काम, ठीक है। देखो भाई, अब थोड़ा बहुत मैं आगे ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जरा देखें, जरा एक बार क्वेश्चन देता हूँ, फिर समझ में आएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। द ग्राफ of y equal to fx has a unique tangent at e a comma 0, through which graph passes। इस लाइन का मतलब मैं पूछूंगा अभी आपसे। देन लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू e की पावर a log ऑफ, यहां 1 है, यहां 7 टाइम्स fx है, और यहां साइन ऑफ fx है, ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, फिर fx, फिर अपॉन में 3 टाइम्स fx। इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। पहले तो मतलब बताओ क्या मतलब हुआ इसका? सर एक्स एक्स के किसी पॉइंट पे वो जा रहा होगा जहाँ पे टेंजेंट निकल रही हो। नहीं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx हैज अ यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब हुआ? यूनिक टेंजेंट का मतलब एक ही टेंजेंट पॉइंट पे एक जो ही e की पावर a, 0 हो पॉइंट पे जाएगा। एक ही टेंजेंट है मतलब। है? यस सर e की पावर a, 0 पे एक ही टेंजेंट है बस। एक ही टेंजेंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट?
मतलब कि सर वाला पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहा है। वो तो अलग लाइक पॉइंट है, या यूनिक टेंजेंट का अलग मतलब है और ग्राफ पे लाई कर रहा है इसका अलग मतलब है, दो मतलब है यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, ये मतलब हुआ। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है टेंजेंट। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वहां पर एक ही टेंजेंट बनेगा, यूनिक टेंजेंट बनेगा। और नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब पता क्या है, कि वहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, बस इतना मतलब है। ठीक है ना। अब जब हम टेंजेंट पढ़ते हैं, टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx से रिलेटेड है, राइट? यस सर। है ना। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है इसका। सही है। और दूसरा वो बोल रहा है कि अगर आपने f में e की पावर a पुट कर दिया तो आपको 0 मिलेगा, ये कह रहा है दूसरा। ये पासेस थ्रू का मतलब ये हुआ ना, x की वैल्यू ये डाल देंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगा ना आपको fx की। सर दो चीज। हाँ सर इस क्वेश्चन में मतलब कि log 1 + x की सीरीज भी लग रही है और जो थ्योरम भी लग रही है। मैं सर fx 0 है ना, कैसे हो सकता है इतना क्या करने के लिए? हाँ, fx के जगह पर आप e की पावर a डालोगे आप, तो ये log ऑफ 1 0/0 फॉर्म बन रही, log ऑफ fx ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना। 0/0 फॉर्म बन रही नहीं बन रही, बताओ। अगर fa आपने यहाँ पर e की वैल्यू डाल दी तो ये 0, ये भी 0, ये log ऑफ 1 0, 0/3 और 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म को कैसे इवेल्युएट करोगे आप? अच्छा, आप log वाला फॉर्म लगाना चाहते हैं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। log वाला फॉर्म लगाना चाहते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन एल स्क्वायर लगा दें क्या? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू EA, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 3 एफ डैश एक्स ना, और log का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 + 7 fx माइनस साइन ऑफ fx। log का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ऊपर 1 का 0, 7 टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस साइन का कॉस ऑफ fx और एफ डैश एक्स, राइट? यस सर। एफ डैश एक्स ऊपर नीचे कट गया, देखो ध्यान से देखो, तो ये हो गया 7 माइनस कॉस ऑफ fx अपॉन, और ये हो गया 1 प्लस, ये तो बहुत आसान निकला, साइन ऑफ fx। और बाहर में एक 3 भी है ना, 3 भी है, ये वाला 3 सबके साथ है, ये है देखो। अच्छा, अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो ऊपर 7, ही रख देंगे। ऊपर 7 आ जा रहा है, तो मतलब इंटरमीडिएट खत्म। ऊपर 6 आ रहा है, वो -7 -1, हाँ यहाँ तो 7 -1 है ना। हाँ, cos 0 1 हो गया। नीचे आ रहा है 3, ये 2 आ रहा है, और ये कितना हो गया, sin 0 0, ये भी 0, तो नीचे 3 आ 3 गया। आएगा नीचे। तो ये तो आंसर आपका आंसर 2 आ गया इसका। ठीक है। इनफाइनाइट लिमिट आपको याद है कैसे करते थे? लिमिट ऑफ इन्फिनिटी ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते थे, कैंसिल 0 होता चला जाए। हाँ, होता चला जाएगा ना। लेकिन देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये कह रहा है x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके ज्यादातर। होगा? देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। आपने करना क्या है
इसको करना infinity, पड़ेगा थोड़ा। हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, ए एक्स का स्क्वायर और बी एक्स, बी के साथ ए के साथ भी तो एक्स होगा ना, और 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये 1 है। ए आपका 1 है यहां तक सही है। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, ये लिमिट दी हुई है, इसकी लिमिट इवेलुएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, ये आपका 0/0 फॉर्म आ गया। देखो अब देखो इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और अगला बनेगा माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स, और अगला बनेगा 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, ये बना। देखो अब एक चीज बताओ, अब ये जो टर्म है ना, अगर ये टर्म यहां बचा रह गया तो ये इन्फिनिटी आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा ना, ऊपर और नीचे। हाँ देखो इनफाइनाइट लिमिट, ये आपको कॉन्सेप्ट, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए इन्फिनिटी, ए एक्स की पावर एन प्लस a1 लिख लेता हूँ, a1 a2 x की पावर n माइनस 1 से लेकर, अगर ये कोई कांस्टेंट तक गया है, और डिनोमिनेटर में b1 x की पावर m, b2 x की पावर m माइनस 1 से कोई कांस्टेंट तक गया है, हाँ इसको c ले लेता हूँ, c डैश ले लेता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको पता है कि n और m अगर इक्वल हों तो ही फाइनाइट लिमिट आती है ना, तो ही फाइनाइट लिमिट आती है, और वो a1/b1 आंसर आता है। a1/b1, और अगर n बड़ा हो गया तो आपका इनफाइनाइट आंसर आता है, इंफिनिटी, और अगर n छोटा हो गया होता है तो 0। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। मतलब कि अब यहां पर बोलता है कि यार इसका आंसर इसको 0 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस ए को भी 0 होना चाहिए, और a प्लस बी को भी 0 होना चाहिए। तो यहां से a की वैल्यू 1 आ रही है, और यहां से b की वैल्यू -1 आ रही है। बस हो गया, इतना ही तो है, और क्या है। नहीं बहुत समझा। बच्चे ये लॉजिक है। देखो इन्फिनिटी का ये लॉजिक है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो वो 0 रिजल्ट दे देगा, डिनोमिनेटर की पावर अगर बड़ी होगी तो वो 0 रिजल्ट दे देगा, और अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी होगी तो वो इन्फिनिटी दे देगा। दोनों को इक्वल होंगे तभी फाइनाइट लिमिट आएगी। आपको क्या आंसर चाहिए, फाइनाइट नॉन जीरो। हाँ फाइनाइट भी आएगा और नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट। हाँ तो वो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 समझ में आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 क्यों? हाँ रुकिए बताता हूँ। अब तो देखो डिग्री 1 भी नहीं हो सकती ना, डिग्री 1 भी नहीं हो सकती ना, अब 0 चाहिए आपको। 0 के लिए क्या होनी चाहिए बताओ, ये होनी चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 भी नहीं हो सकती, सही है ना। बस इसलिए मैंने इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, दोनों को 0 कर दिया। सर वो इक्वल क्यों नहीं हो सकती, जरा प्लीज बता दीजिए फिर से। इक्वल होने से कोई फाइनाइट, इक्वल भी हो सकती, इस केस में तो इक्वल भी हो सकती है, लेकिन देखो अगर इक्वल हो गया तो नॉन जीरो भी आ सकती है वैल्यू। भाई जीरो भी तो फाइनाइट ही होता है ना बच्चे, तो नॉन जीरो भी आ सकती है। अब नॉन जीरो वैल्यू आएगी, लेकिन मुझे तो 0 चाहिए ना भाई, मुझे तो हर हाल में आंसर 0 चाहिए। तो 0 के लिए ये वाला केस को मैं कर देता हूँ, नॉन जीरो का टेंशन ही खत्म कर देता हूँ। एक और करते हैं फिर खत्म करते हैं बस, है आज के लिए। देखो ये है जैसे क्वेश्चन, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2, फाइंड ए एंड बी। बस बिल्कुल मैंने सेम क्वेश्चन दे दिया आपको, ए एंड बी। और 1 माइनस ए को 0 करना पड़ेगा। 0 क्यों कर रहे? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हो गया है, उसको एलसीएम ले लो ना पूरा का पूरा पहले। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू 2 को बाद में रखते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, a1 और b माइनस 3। Yes, a1 और b माइनस 3। a1 आ रहा है और b माइनस 3 आ रहा है। ये तो पिछला क्वेश्चन ही बन गया, बिल्कुल नहीं। Yes, बस उसमें n इज इक्वल टू m वाला लगाना। आप यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वाला केस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना आंसर, देखो नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 माइनस ए होगा ना, जीरो होना इसको चाहिए। 0 रखोगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। माइनस 1 प्लस बी अपॉन 1 को 2 के इक्वल टू। अब ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस बी अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो यहां से आपका माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू माइनस 3 ये आ जाएगा। और अगर आप यहां से डिफरेंट अप्रोच भी लगा सकते थे, आप फॉर्मूला मत लगाओ, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। क्यों? यस सर। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस बी, नीचे आ जाएगा 1, एल हॉस्पिटल रूल। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू 3। ये आ जाएगा एल एच रूल। मैं ऊपर क्यों नहीं लगाया एल एच रूल? क्योंकि वो फॉर्म फिट ही नहीं था अभी लगाने के लिए। नहीं, यस पहले फॉर्म बनाना तो पड़ेगा ना उस तरह से। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। यस वो जो मैंने पीछे लिखा है ना, इसे याद रख लेना। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन देख लें। ठीक है जी सर। चलिए, तो यहाँ तक इसको देख के रखो, फिर अगले तीनों नेक्स्ट क्लास में अब कौन सा टॉपिक कराएंगे इसमें? बच्चे अभी वो जो 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म बचे हैं ना, उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, लिमिट थोड़ा सा हाँ, वो 3 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वही होगा। वहाँ ये क्वेश्चंस करेंगे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। यस सर। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे इस पे। अब थ्योरी कम है। देखो अब यहाँ से ना जो कंटिन्यूटी तक की थ्योरी हमारी हो गई है, कंटिन्यूटी के लिए भी हमें ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है, बस लिमिट में ही क्वेश्चंस करने हैं, बस बहुत सारे जो हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेने हैं जितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज रखें, फिर इतना ही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।